और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के केशवपुर में बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली के केशवपुर में 40 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा हादसा। बच्चे को बचाने की कोशिश वहां पर चल रही है। 40 फीट गहरा बोरवेल जिसमें एक बच्चा गिर गया है। फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। बच्चे को बचाने की कोशिश जारी है, बच्चे को निकालने की कोशिश जारी है। यह मामला दिल्ली के केशवपुर का है, जहां पर बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। 40 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी बिलाल, इस वक्त फोन लाइन पर है। बिलाल, ये 40 फीट गहरा बोरवेल जिसमें बच्चा गिर गया, फिलहाल मौके पर वहां क्या चल रहा है, कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं और कब ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये तकरीबन कल रात 1 पर आई कि एक बच्चा जो है वो तकरीबन 40 से 50 फीट जो दिल्ली जल बोर्ड का प्लांट का के लिए जो बोरवेल के लिए जो गड्ढा था उसमें जो है ये बच्चा गिर गया है। और इस वक्त मौके पर जो है तुरंत 5 फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो भेजी गई हैं। और इस वक्त आपको बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ टीम भी जो है वो अब उस बच्चे के रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम जो पहुंची है, तो अब उनकी तरफ से ये कोशिश है कि जिस खड्डे में वो बच्चा गिरा है उसका डायमीटर तकरीबन 1.5 फीट का है। तो अब एनडीआरएफ की टीम यही कोशिश कर रही है कि उसके पैरेलल में, समानांतर में एक उतना ही डीप गड्ढा जो है वो गहरा गड्ढा एक खोदा जाए और वहां से जो है उस बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसको बचाया जाए। तो अब अभी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो अब वहां पर पहुंच चुकी है और उस जिस गड्ढे के अंदर वो बच्चा गिरा हुआ है उसी के समानांतर एक गड्ढे को और खोदने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो बच्चे को के साथ जो है वो कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही होती है, क्योंकि काफी गहरा गड्ढा बताया जा रहा है। 40 से 50 फीट जो है वो इस गड्ढे की गहराई जो है वो बताई जा रही है और तकरीबन 7 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। तो ऐसे में हर बीतता लम्हा जो है वो बहुत ज्यादा क्रुशियल और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि 7 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले एनडीआरएफ की कोशिश यही है कि एक समानांतर में गड्ढा खोद करके उस बच्चे से जो है वो एक संपर्क जो है वो साधा जाए। और यही स्ट्रेटजी जो है वो अब एनडीआरएफ की टीम की ओर से जो है वो अपनाई जा रही है। तो फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम भी जो है वो वहां पहुंच चुकी है, टेक ओवर ले लिया है और जो है उस बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए में जो है वो शुरुआत हो चुकी है। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही अपडेट होगा लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए 40 फीट गहरा ये गड्ढा जिसमें लगभग 5 घंटे से ये बच्चा फंसा हुआ है। कोशिश जारी है कि इस बच्चे को जल्द बाहर निकाल लिया जाए। और चलिए बात पीएम के दौरे की करते हैं। शनिवार को 15 घंटे में 4 राज्यों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूपी पहुंचे और आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, जहां से देश को विकास की सौगात देंगे। आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की धरती से सौगातों की बौछार करेंगे। आजमगढ़ से पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आजमगढ़ के बाद पीएम एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां दोपहर 2:15 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री देश भर में 9800 करोड़ रुपए से अधिक की 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां से पीएम हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। जिन भवनों का उद्घाटन करेंगे उनमें पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों के 3 नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। वाराणसी से ही पीएम छत्तीसगढ़ में मेहतारी वंदना योजना के तहत पहली किश्त का वितरण भी करेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान हो गया, जिसमें 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। अब ऐसे में सभी की नजरें दूसरी लिस्ट पर टिकी हैं, जिसका आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति के बाद मुहर लगना संभव है। बीजेपी आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है।
आज शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 150 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दिल्ली में शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे चली कोर ग्रुप की बैठक में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात की बची हुई सीटों पर चर्चा हुई। कोर ग्रुप की बैठक के बाद करीब 1.25 घंटे अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक चली। इन बैठकों के बाद आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में दूसरी लिस्ट के नामों पर मुहर लगने की उम्मीद है। संदेश खाली के मुद्दे को बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में संदेश खाली में आज बीजेपी एक बड़ी सभा करने जा रही है। ये सभा जहां पर महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी बीजेपी रख रही है, लेकिन इन तमाम बातों के बीच सियासत का गर्म होना भी लाजमी दिखाई दे रहा है। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आज बीजेपी रैली करेगी। रैली के साथ ही आज बीजेपी संदेश खाली की महिलाओं को सम्मानित भी करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संदेश खाली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और लगातार ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है। संदेश खाली पे भी वो स्तब्ध हैं, चुप हैं, कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वो जानती हैं कि इस घटना के पीछे सच्चाई है। मगर फिर भी उन्होंने शाहजहां जैसे गुंडे को संरक्षण दिया। सिर्फ संरक्षण क्यों, वो तो ऐसे लोगों को आरक्षण देती हैं, ऐसे लोगों को ही वोट में खड़ा करती हैं। संदेश खाली में जिस तरीके की घटना घटी है उसको लेकर पूरा देश चिंतित है। महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हमने सुना है, देखा नहीं। पहली बार हमारे देश में पश्चिम बंगाल में जैसे राज्य में ऐसा दिखाई दिया। इधर संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों को देखते हुए आज टीएमसी भी बड़ी रैली करने जा रही है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने रामनवमी के दिन छुट्टी का ऐलान किया और ये फैसला तब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ऐन पहले ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में छुट्टी रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने रही है। पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद ममता सरकार पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। इस बार रामनवमी की छुट्टी के ऐलान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ममता सरकार पर निशाना साधा। इन आरोपों के बीच ममता बनर्जी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली करेंगी। रैली में ममता लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। ममता केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का पैसा रोकने के मुद्दे को उठाएगी। टीएमसी का दावा है कि रैली में लाखों लोग ममता को सुनने आएंगे। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की उम्मीद है, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और इसी कड़ी में वैशाली में आज चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है, लेकिन बिहार एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया। लिहाजा जनता के बीच अपनी सियासी धमक कायम रखने के लिए आज चिराग पासवान वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज हाई स्कूल के मैदान में जन आशीर्वाद महासभा रैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। 3 दिन पहले यानी 7 मार्च को चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग ने मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। नड्डा से मुलाकात के एक दिन पहले यानी 6 मार्च को पीएम मोदी दूसरी बार बिहार में थे। बेतिया से पहले 2 मार्च को पीएम औरंगाबाद और बेगूसराय आए थे। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों में नीतीश तो मंच पर मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मंच पर मौजूद नहीं थे। तेज फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़िग हैं। आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में अब दिल्ली कूच के बाद किसान रेल चक्का जाम करने वाले हैं। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े किसान आज देश भर में रेल चक्का जाम करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान आज 4 घंटे रेल रोकेंगे। किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल ट्रैक ब्लॉक करेंगे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करेंगे। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब राज्य में दिखने वाला है, क्योंकि पंजाब में 60 जगहों पर रेल रोकी जाएगी। तमिलनाडु में 10 जगहों पर, ओडिशा और हरियाणा में 4-4 जगहों के साथ ही कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में भी रेल रोकने का ऐलान किया गया है। 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर अड़े किसानों का साफ कहना है कि अगर चुनावों की घोषणा भी होती है तो वो पहले की तरह शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। हमारी लड़ाई 23 फसलों की है। चुनाव की घोषणा ही होगी, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मतलब हमेशा के लिए सरकार चली जाएगी। देखिए, मजबूरी बनेगी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम तो बैठना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन से चौंकाने वाली खबर है, जहां पर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जबकि उनका कार्यकाल अभी 3 साल बचा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ दिनों पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। 1985 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। शनिवार को जारी गजट नोटिफिकेशन में इस्तीफे के बारे में जानकारी दी गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग में फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अरुण गोयल ही चुनाव आयुक्त के तौर पर काम देख रहे थे, जबकि कमीशन में कुल 3 लोग होते हैं। बीते 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप पांडे भी रिटायर हो चुके हैं। इस इस्तीफे के बाद अब कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। 6 साल बाद तेलुगु देशम पार्टी की एनडीए में वापसी हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद टीडीपी और जनसेना की एनडीए में एंट्री हो गई है। तीनों पार्टियां अब आंध्र प्रदेश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी 17, बीजेपी 6 और जनसेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश की एक विधानसभा सीटों में से टीडीपी 145, बीजेपी और जनसेना 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो देश में बहुत काम हुए हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ी है, विकास हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। इस सब को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए स्वाभाविक है कि अलग अलग दल जो है वो चाहेंगे कि देश सेवा में एनडीए और मजबूत हो और जनता की सेवा और बढ़े। और अब बात गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी की करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी है और इंतजार दूल्हे का है, जिसे कोर्ट से 6 घंटे की पैरोल दी जाएगी। दिल्ली के बिंदापुर इलाके के इसी संतोष गार्डन में गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की 12 मार्च को 7 फेरे लेने वाले हैं। तमाम इंतजाम शाही तरीके से किए जा रहे हैं। तैयारी दिल्ली पुलिस भी कर रही है। सीसीटीवी से लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। कौन कौन शादी में आएगा, कितने मेहमान होंगे, सब पर पुलिस की पैनी निगाह होगी। सीसीटीवी लगे हुए हैं यहाँ पर? ये लगे हुए हैं, बाहर 1 है, अंदर 5 है, बाहर 1 लगा हुआ है। जितने भी लोग शादी में आएंगे उन सभी की लिस्ट पुलिस ने मांगी है। शादी में शरीक होने वाले मेहमानों के आधार कार्ड भी मांगे गए हैं। जो लोग यहाँ आएंगे, जो भी स्टाफ हो या भाई वेटर हो, हलवाई हो, उनकी सब डिटेल्स चाहिए विद आधार कार्ड के साथ। यहाँ आते हैं और देखते हैं भाई गेट कहाँ है, एंट्री एग्जिट का, और आसपास में बिल्डिंगों पे पूरी सेफ्टी के लिए पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को अदालत से 12 मार्च को 6 घंटे की पैरोल मिली है, यानी 10 बजे से 4 बजे तक का ही शादी का समय है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इस बार इंडिया को निराशा हाथ लगी। सिडनी शेट्टी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई, लेकिन खिताब किसने अपने नाम किया, इस रिपोर्ट में देखिए।
28 सालों बाद भारत में हुए ग्रैंड फिनाले में दुनिया भर की 112 सुंदरियों ने हिस्सा लिया, लेकिन चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने सबको पछाड़ते हुए 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। So winning the Miss World is absolutely the dream come true. The Miss World is something that I was working for so hard, and my Beauty with a Purpose project is my lifelong mission. I'm sure that I'll be able to bring awareness to such an important thing like quality education for the children. मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रतियोगिता में साल 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सिनी शेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन सिनी टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई। मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस समेत बॉलीवुड, टीवी इंडस्ट्री और क्रिकेट के कई जाने-माने चेहरे भी पहुंचे। ये बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। बड़ा अपडेट ये है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है। ममता सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में ये पहली बार है जब रामनवमी पर छुट्टी होगी। तो देखिए, ममता सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान, और छुट्टी का ऐलान करने पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि ममता बनर्जी ने अपनी हिंदू विरोधी छवि को सुधारने के लिए रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया। ये देखिए तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है और बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया ममता सरकार पर। अब देखिए, रामनवमी पर छुट्टी के ऐलान के बीच आज संदेश खाली को लेकर भी पश्चिम बंगाल में हलचल रहेगी। बड़ा अपडेट ये है कि आज संदेश खाली में बीजेपी की सभा है। संदेश खाली में महिलाओं को सम्मानित करेगी बीजेपी। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है बीजेपी। तो देखिए, बीजेपी नेता संदेश खाली को मुद्दा बनाकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि ममता के राज में पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। संदेश खाली पे भी वो स्तब्ध हैं, चुप हैं, कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वो जानती हैं कि इस घटना के पीछे सच्चाई है, मगर फिर भी उन्होंने शाहजहां जैसे गुंडे को संरक्षण दिया। सिर्फ संरक्षण क्यों, वो तो ऐसे लोगों को आरक्षण देती हैं, ऐसे लोगों को ही वोट में खड़ा करती हैं। संदेश खाली में जिस तरीके की घटना घटी है उसको लेकर पूरा देश चिंतित है। महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार तालिबान करते हैं, हमने सुना है, देखा नहीं। पहली बार हमारे देश में, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में ऐसा दिखाई दिया, इसके लिए पूरा देश चिंतित है। तो देखिए, एक तरफ तो बीजेपी आज संदेश खाली में जनसभा करेगी और वहीं ममता बनर्जी भी कोलकाता में अपनी ताकत आज दिखाने वाली हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज ममता बनर्जी की भी रैली है और इसी रैली के बहाने आज ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करेंगी। रैली में लोकसभा उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है ममता। रैली में केंद्र सरकार पर अटैकिंग मोड में भी रहेंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज ममता अगर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ा झटका होगा। देखिए, वैसे तो आज दिन भर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से कोलकाता तक बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी वाला सीन ही दिखेगा। संदेश खाली में सभा और महिलाओं के सम्मान के जरिए बीजेपी ममता को घेरेगी, तो वहीं ममता कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं और कोलकाता के मंच से ही केंद्र सरकार पर अटैक भी करेंगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में सियासी घेराबंदी तेज हो चुकी है। यहां पर एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ है बीजेपी। अब देखिए, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ममता वर्सेस बीजेपी पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है ममता बनर्जी की तरफ से और हिंदू विरोधी छवि से मुक्ति की चाह, ये देखिए, ये जो अटैक है ये बीजेपी की तरफ से किया गया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साथ ही बीजेपी कह रही है संदेश खाली को आज मुद्दा बनाने वाली है। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये स्थिति नजर आ रही है। केंद्र से पैसा रोका और बीजेपी का कहना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी की जो लड़ाई है वो साफ लोकसभा चुनाव से पहले नजर आ रही है। आइए आपको बड़ी खबर दिखाएं इस वक्त की राजस्थान से है, जहां पेट्रोल पंप पर हड़ताल है। 12 मार्च सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वीएटी में कटौती की डीलर्स की मांग है, वैट में कटौती की मांग कर रहे हैं डीलर्स और इसी को लेकर पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान में
12 मार्च सुबह 6 बजे तक के लिए यह हड़ताल रहेगी। पेट्रोल पंप का संचालन बंद रहेगा। वैट में कटौती की मांग है और इसी को लेकर पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त कनेक्ट है। मनीष, इस खबर पर क्या अपडेट है हमारे पास, क्या मांग है और कब तक ये हड़ताल जो है खत्म होने की संभावना? पूजा, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कुछ महीने पहले भी राजस्थान सरकार से वैट की दरों में कमी और अपने कमीशन को बढ़ाने की बात को लेकर एक समझौता किया था, लेकिन जब वो समझौता लागू नहीं हुआ तो उसके बाद तमाम पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने एक बंद का आह्वान किया था और तकरीबन 4 महीने पहले राजस्थान में 2 दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद भी रहे थे। इस बीच सरकार ने वार्ता करने के बाद तमाम पेट्रोल पंप मालिकों से बात की और ये कहा कि हम इन शर्तों को लागू करेंगे, लेकिन अब जब ये शर्तें लागू नहीं हुई तो आज सुबह 6 बजे से एक बार फिर पेट्रोल पंपों को बंद रखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान जो कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप, इसके अलावा कुछ अन्य निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप हैं। अगर बात राजधानी जयपुर की जाए तो तकरीबन 32 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो खुले रहेंगे। इसी तरीके से अन्य जिलों के पेट्रोल पंप जो कंपनी संचालित है वो खुले रहेंगे, लेकिन जितने भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री सुबह 6 बजे से बंद हो चुकी है और 12 मार्च की सुबह 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है मनीष, धन्यवाद आपका अपडेट पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मिशन यूपी पर हैं। पिछले 17 दिनों से वो दूसरी बार वाराणसी पहुंचे हैं। लोकसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी ने कल वहां पर 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए थे। और आज वो आजमगढ़ जाएंगे, जहां पर वो यूपी समेत पूरे देश को करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ का दरबार, पीएम मोदी ने की संकल्प साधना, अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे मांगा 2024 में जीत का आशीर्वाद, सिर पर सजा श्रृंगार मुकुट, त्रिशूल उठाकर फूंका चुनावी बिगुल। और ये एक योगी के स्वरूप। चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी चंद दिन बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री का देशव्यापी तूफानी दौरा जारी है। एक दिन में 4 राज्यों का दौरे का लक्ष्य रखा। पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी भारत के 3 राज्यों में करोड़ों की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे। वाराणसी का ये दौरा बेहद खास है क्योंकि पिछले 17 दिनों में प्रधानमंत्री का ये वाराणसी का दूसरा दौरा है। तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद वो पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं। पीएम पिछली बार 22 फरवरी को वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम का काफिला एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला, सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग स्वागत के लिए खड़े थे। लोकसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे, लिहाजा भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 28 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 34 जगहों पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का सड़क के दोनों ओर खड़े काशीवासियों ने अपने अंदाज में जबरदस्त स्वागत किया। शंखनाद, डमरू वादन और घंटा घड़ियाल बजाए और हर हर महादेव का उद्घोष किया। मोदी मोदी और मैं मोदी परिवार के नारे से काशी नगरी गूंज उठी। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री भी हल्की मुस्कान के साथ कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे थे। 1 घंटे के रोड शो के बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम ने गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का भव्य षोडशोपचार विधि से पूजन किया। गर्भगृह में आरती संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने तीसरी बार सरकार बनाने की कामना की। महंत ने उन्हें श्रृंगार मुकुट भेंट कर विजयी भव का आशीर्वाद दिया। आनंद भरत खंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते
असि वरुणयोर्मध्ये कल्याणार्थम देशेस्मिन् सुख शांति। पीएम ने मंदिर की छटा निहारी और शिखर दर्शन भी किया। इस दौरान हर हर महादेव का उद्घोष जारी था। 30 मिनट तक पूजन के बाद वो मंदिर से बाहर निकले। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने मंदिर के बाहर त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जय घोष किया। त्रिशूल दिखाकर चुनाव का बिगुल फूंका। पीएम काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के बाद सीधे BLW गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम के बाद वो आज सुबह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:45 पर BLW से हेलीकॉप्टर के जरिए आजमगढ़ रवाना होंगे, जहां से वो पूरे देश को 42,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर 2 बजे वो आजमगढ़ से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं से छत्तीसगढ़ की महतारी योजना की शुरुआत करेंगे और वर्चुअली एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 3:15 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी के आजमगढ़ में भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम यहां से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 9800 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसके तहत देश के 15 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आजमगढ़ आज से देश के हवाई नेटवर्क से जुड़ जाएगा। पीएम वहां बने मंदुरी हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आजमगढ़ के अलावा प्रधानमंत्री यहां से 4 जगहों चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती से लखनऊ हवाई यात्रा के लिए 19 सीटर वाले विमानों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही ग्वालियर, कोल्हापुर, पुणे और जबलपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिण के 3 शहरों कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों के 3 नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आज आजमगढ़ से ही यूपी को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। इसमें आजमगढ़ की लगभग 626 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय, रेलवे, सड़क परिवहन और आवास प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें 4 लेन की लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज और NH2 के चकेरी से इलाहाबाद खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित 3300 करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में 5400 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री यूपी के लिए 8200 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रयागराज, जौनपुर और इटावा में सीवेज प्लांट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम वाराणसी से ही छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बड़ा बढ़ावा देने के लिए पीएम महतारी वंदना योजना के तहत पहली किश्त जारी करेंगे। इसके तहत महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और चलिए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामला जोर पकड़ता जा रहा है। आज बीजेपी वहां पर एक रैली करने जा रही है और पीड़ित महिलाओं का सम्मान भी बीजेपी करेगी। तो वहीं कोलकाता में ममता बनर्जी की आज बड़ी रैली होने जा रही है, जहां से टीएमसी लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत भी करेगी। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी वहां महिलाओं के साथ हुई जाति के खिलाफ मुखर है। पीएम से लेकर राज्य के नेता और कार्यकर्ता लगातार ममता सरकार पर हमलावर। बीजेपी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा का मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। पार्टी के नेता लगातार संदेश खाली जा रहे हैं तो कुछ को जाने से रोका जा रहा है, लेकिन पार्टी इस मुद्दे को लेकर सूबे की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को घेरने में जुटी हुई है। आज बीजेपी संदेश खाली में रैली करने जा रही है, जिसमें यहां की पीड़ित महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री झूठी हैं, झूठ कह रही हैं। मैंने कहा था कि पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, लोगों को मारा गया है, खून किया गया है, महिलाओं का बलात्कार किया गया है, उनके घर पे लूटमार की गई है, सब कुछ, मगर मुख्यमंत्री खामोश थी। उन्होंने लगातार कहा कि कुछ नहीं हुआ। संदेश खाली हिंसा और महिलाओं पर जाति के बाद टीएमसी बैकफुट पर है। इस घटना से उसे काफी झटका लगा है। पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और संदेश खाली को लेकर गरमाए सियासी माहौल में पार्टी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली करेगी। रैली को ममता बनर्जी संबोधित करेंगी। इस जनसभा के दौरान ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की भी शुरुआत करेंगी।
ममता बनर्जी इसी मंच से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती है। संदेश खाली मुद्दे पर बीजेपी के बढ़ते हमलों के मद्देनजर टीएमसी ने रैली करने का ऐलान किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी रैली को संबोधित कर सकते हैं। ये जो भाजपा है, भाजपा का मेन एनिमी कौन है? ममता जी, तृणमूल कांग्रेस। जितने बार वो लोग आएंगे उतने ही सुविधा होंगे बंगाल का जनता को ये डिसाइड करने के लिए नॉट टू वोट भाजपा। पीएम मोदी भी संदेश खाली को लेकर टीएमसी पर हमलावर हैं। पिछले 10 दिनों में राज्य का वो 3 बार दौरा कर चुके हैं। वो उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने संदेश खाली हिंसा को लेकर एक बार फिर से ममता सरकार को घेरा है। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। पीएम मोदी ममता बनर्जी पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। अपनी रैलियों में वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है और दलित, आदिवासी और महिलाओं का हक छीना जा रहा है। यहाँ बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। पीएम बंगाल में थे, लिहाजा टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट पर भी निशाना साधा। टीएमसी और कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस और लेफ्ट में सियासी सांठगांठ कर टीएमसी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है। बंगाल का जन जन कह रहा है, देश का जन जन कह रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा गर्म है। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ जाति का मामला अहम हो गया। बंगाल में इसके विरोध में लगातार सुर बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा बीजेपी ने इसे हर हाल में अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती है। ममता बनर्जी इस वक्त दोराहे पर है। पहला, संदेश खाली मामले में बैकफुट पर है, तो दूसरा, इंडिया गठबंधन से अलग होकर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद वहां के चुनावी संग्राम ने नया रुख ले लिया। अब वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई, लिहाजा बीजेपी भी इसका दोबारा फायदा उठाना चाहती है। 2019 लोकसभा के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की 42 सीटों में से टीएमसी को 22 मिली थी, जबकि बीजेपी 18 सीटों पर जीती थी। कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि लेफ्ट का खाता भी नहीं खुल पाया। यानी त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उसे हिंदू वोट भी बढ़ चढ़कर मिले, लिहाजा इसे देखते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव भी खेला। ममता सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूरे राज्य में छुट्टी का ऐलान किया है। ये पहली बार है जब उनकी सरकार ने रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है। ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने ममता सरकार के फैसले को तुष्टीकरण से जोड़ दिया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल रंग लेने लगा है। तारीखों के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी और बढ़ेगी। अब देखना ये है कि इस बार वहां की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है।